भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। उन्होंने कहा राष्ट्र पुरुष। सावरकर आते हैं तो हमारा जो विचारधारा है वो मजबूत हो, क्योंकि गांधी जी ये कहते थे कि भाई कोई मार खाए मारे तो मार खाते जाओ। ऐसी परिभाषा संपूर्ण अहिंसा की न तो महावीर ने दी है न बुद्ध ने दी। कांग्रेस में न जाना सावरकर द्वारा ये एक बलिदान था, क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी कि कांग्रेस में सावरकर जैसा व्यक्ति जिसकी एक आभा थी, वो अगर एंटर होता तो कोई भी पद पे पहुंच सकता। अगर कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं रोका तो भारत का विभाजन हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान की भविष्यवाणी उन्होंने 9.5 साल पहले कर दी। हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो नेशनलिज्म के साथ एक शब्द और आता है और बड़ी एक झीनी सी एक दीवार है बीच में, वो शब्द है जिंगोइज्म। तो कब हम नेशनलिज्म की बात करते करते जिंगोइज्म में चले जाते हैं वो पता नहीं चलता। अगर कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं रोका तो भारत का विभाजन हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान की भविष्यवाणी उन्होंने 9.5 साल पहले कर दी। हिंदू राष्ट्र इज ए सर्वसमावेशी कंसेप्ट, इंक्लूसिव कंसेप्ट। हिंदू राष्ट्र जो है अपने आप में वो एक सर्वसमावेशी कंसेप्ट है, उसका मुस्लिम राष्ट्र से कंपैरिजन नहीं है। सर, जब हम समावेशी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सावरकर ने कहा कि सारे लोग ही साथ में रहेंगे और अगर किसी की पूजा अर्चना में व्यवधान हो रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन। ये उनका विचार था कि इस तरह एक राष्ट्र की अवधारणा होनी चाहिए। फिर हम उसको हिंदू राष्ट्र क्यों बोलेंगे? जैसे अब कई लोग इस पर भी सवाल उठा सकते हैं ना कि फिर आप उसको हिंदू राष्ट्र क्यों कह रहे हैं? हिंदू एथोस है ये। माफीनामा गांधी साहब को आप छोड़ दीजिए, तो क्रांतिकारियों के आइडियोलॉजी को लीजिए, तो माफीनामा एक चाणक्य नीति का भाग रूप है। समझो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में औरंगजेब को 5 माफी पत्र लिखे थे। 3 के बाद मराठा और मुगलों के बीच में संधि हुई, वो तीन संधि तोड़ी है शिवाजी ने खुद ने। भरत सिंह जब उनको फांसी हुई तो उनका जो सेल था उसमें से कौन सी किताबें निकली? उसमें एक किताब सावरकर की किताब थी। गांधी जी का एक ही प्रॉब्लम है कि गांधी जी की 2 विचार, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू से एकता कोई भी कीमत पे, जो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे। तो दूसरा संपूर्ण अहिंसा। देखिए, मूल्यों की बात करें तो गांधी और सावरकर एक ही मानी भाई। मूल्यों की, पब्लिक वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। अगर आप पब्लिक वैल्यूज की बात करें, मैं पब्लिक वैल्यूज के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी एक कविता में लिखा है कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, तब देश होता क्या है। भारत देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। उन्होंने कहा राष्ट्र पुरुष, यानी राष्ट्र की अवधारणा देश से कहीं ज्यादा व्यापक हो सकती है। लेकिन इसी राष्ट्र की अवधारणा को हम भारत के संदर्भ में कैसे परिभाषित करेंगे? एक ऐसा देश जहां इतनी सारी संस्कृति है, इतनी सारी भाषाएं हैं, कल्चर है, लोग हैं, क्योंकि ये धरती ऐसी है जहां पर अगर महात्मा गांधी हुए तो वीर सावरकर भी हुए, अगर यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी हुए, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज भी हुए। तो इन सारे तमाम विचारों और वैचारिकी के बीच में कैसे हम तय करेंगे किसी राष्ट्र की परिभाषा? तब इन्हीं सब तमाम महापुरुषों की बातों को समेटते हुए, इनकी बातों को रखते हुए किताब मेरे पास है। इस किताब का नाम है माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट। किताब के लेखक हैं उदय माहुरकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य। मैं हूं दीपाली अग्रवाल और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में मेहमान हैं उदय सर। उदय सर लेखक हैं, पत्रकार हैं, RTI कमिश्नर भी रहे हैं और टीवी पर, OTT पर जितना अश्लील कंटेंट दिखाया जाता है उनके खिलाफ इनका संघर्ष है। आज जब हम इस विचार और वैचारिकी के बीच में राष्ट्र की परिभाषा को समझने की, गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जानेंगे कि व्हाट इज हिज आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट। उदय सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपने इस किताब में लिखा है माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, नीचे लिखा हुआ है रीडिफाइनिंग अनअलॉयड नेशनलिज्म। जी, तो जहां भारत इतनी विविधताओं वाला देश है, वहां पर आप इस अनअलॉयड शब्द को कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, बड़ा सिंपल है इसको समझना। अनअलॉयड का मतलब अनकंडीशनल नेशनलिज्म। राष्ट्र प्रथम है, बाकी सब सेकेंडरी है। आपका हित, आपका धर्म, आपके विचार, राष्ट्र प्रथम है। कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे राष्ट्र को नुकसान हो, भले आपका नुकसान हो जाए। दैट इज अनअलॉयड नेशनलिज्म। और इसकी प्रेरणा मुझे मिलती है वीर सावरकर से
और उसमें खास करके 1937 का जो उनको वाक्य है वो मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। 1937 वो साल है जिसमें सभी बंदिशें जो थी सावरकर पे से वो ब्रिटिशरों ने उठा ली और उन्होंने उनको राजनीति में भाग लेने की अनुमति दी गई। उनको नेताजी बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एसएम जोशी ऐसे 3 नेताओं ने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। मैं मानता हूं इसके अंदर उनकी और गांधी जी की जो एक संपूर्ण अहिंसा को लेकर एक पूरी एक आइडियोलॉजिकल बैटल चल रही थी, शायद वो कारण होगा। उनको लगता होगा कि अगर सावरकर आते हैं तो हमारा जो विचारधारा है वो मजबूत होगी, समझे ना। क्योंकि गांधी जी ये कहते थे कि भाई कोई मारे तो आप मार खाते जाओ। ऐसी परिभाषा संपूर्ण अहिंसा की न तो महावीर ने दी है न बुद्ध ने दी है। और यही झगड़ा था नेताजी बोस का और इनका। लेकिन सावरकर ने न्योता ठुकरा दिया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और इस पथ पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना असंभव है। अगर मैं इस परिस्थिति में कांग्रेस ज्वाइन करता हूं तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा। और ये कहते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया कि मैं सही देशभक्तों की आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में जो देशभक्ति के नाम पे देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वो ये कहते थे कि भारतवर्ष के अंदर हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है। ये मेरे लिए प्रेरणादायक है। इसके लिए प्रेरणादायक है कि इसको बहुत अच्छी तरह इसका डिस्क्रिप्शन दिया है धनंजय कीर ने, जो उनके पहले बायोग्राफर हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये एक बलिदान था, कांग्रेस में न जाना सावरकर द्वारा ये एक बलिदान था। क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी कि कांग्रेस में सावरकर जैसा व्यक्ति जिसकी एक आभा थी वो अगर एंटर होता तो कोई भी पद पे पहुंच सकता था। लेकिन सावरकर ने राणा प्रताप का रास्ता चुना। जब राणा प्रताप को न्योता दिया अकबर ने कि राणा प्रताप आइए आप, मैं आपको आगरा में सर्वोच्च शिखर पे बिठाऊंगा, तो राणा प्रताप ने क्या जवाब दिया? राणा प्रताप के सभी रिलेटिव, उनके भाई सहित उनके सगे संबंधी राजपूत सब, अकबर की भी कुछ अच्छी पॉलिसीज थी उसको लेके सब उनसे जुड़ गए थे। राणा प्रताप नहीं जुड़े। राणा प्रताप ने संघर्ष किया और राणा प्रताप अंत में जीते। ये बात कोई बताता नहीं है। राणा प्रताप का जो लास्ट सीन है, जो लास्ट उनकी जीवन का आखिरी सीन दिखाया जाता है, वो ये कि भी चित्तौड़गढ़ में जीत नहीं सका। इसके लिए मन में एक बहुत एक पराभव का एक वो था भाव, लेकिन वो गलत था क्योंकि वो संपूर्ण मेवाड़ जीत चुके थे एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़। तो इससे मैं प्रेरणा लेता हूं, समझे आप, कि देश सर्वोपरि है, बाकी सब सेकेंडरी है। मेरा जो कैंपेन है अश्लीलता के सामने वो इस पे ही आधारित है। मैंने आरटीआई कमीशन के रूप में बहुत अच्छा काम किया था। मैंने एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया था। मैंने 14,400 अपील डिस्पोज की थी 3 साल में। मैं मानता हूँ ये रिकॉर्ड है हिस्ट्री के कमीशन की हिस्ट्री में, 20 साल की हिस्ट्री के अंदर, समझा। लेकिन मुझे लगा कि एक ये बहुत बड़ा खतरा है, इससे रेप बढ़ रहे हैं। ये एक विमेन और चाइल्ड का एक सेफ्टी इशू बन चुका है, जिस तरीके से रेप हो रहे पूरे देश के अंदर, सब कंटेंट को देख के हो रहे हैं। तो मैंने फिर इसको चुना। मैं चाहता तो थोड़ा सा नरम पड़ के, थोड़ा अपने एक चाल चल के कुछ न कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन मैंने ये रास्ता चुना। और इसकी मेरी प्रेरणा है स्वतंत्र वीर सावरकर और ये वाक्य उनका 1937 का। क्योंकि 1937 के अंदर उन्होंने एक हिंदू महासभा नाम की छोटी सी पार्टी को उन्होंने चुना, उसके अध्यक्ष वो बने। और 1937 का कर्णावती का जो सेशन हुआ हिंदू महासभा, वहाँ उन्होंने पद ग्रहण किया दिसंबर 1937 में अहमदाबाद में, ठीक है। वहाँ उनका स्पीच है, बड़ा हिस्टोरिक स्पीच, इसको हमेशा तोड़ा मरोड़ा जाता है। उसका भावार्थ ये है उस स्पीच का कि अगर कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं रोका तो भारत का विभाजन हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान की भविष्यवाणी उन्होंने 9.5 साल पहले कर दी।
सर अभी हम सावरकर की बात करेंगे। आपने इस किताब में भी बहुत कुछ लिखा है, उनके लिए तो अलग से एक किताब भी लिखी है। जब हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो नेशनलिज्म के साथ एक शब्द और आता है और बड़ी एक झीनी सी एक दीवार है बीच में, वो शब्द है जिंगोइज्म। तो कब हम नेशनलिज्म की बात करते करते जिंगोइज्म में चले जाते हैं वो पता नहीं चलता। आप क्या मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे। अभी जो एक अल्ट्रा राइट का एक तबका जो है, हाँ। वो जिस तरीके से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कंडेम कर रहा है और नाम ले रहा है सावरकर का, समझा आप? तो वो मुझे ठीक नहीं मानता। मैं ये मानने को मैं तैयार हूँ कि हिंदू समाज में गुस्सा है। जिस तरीके का मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया 60 साल में, एक प्रो मुस्लिम पूरी पॉलिटिक्स सिर पे थोप मारी। देखिए, आपको ये समझना होगा कि हजारों मंदिर टूटे मध्यकाल में, फिर भारत के मुसलमानों ने अलग देश मांगा, हमने दे दिया। उसके बाद में प्रो मुस्लिम नीतियां भारत में क्यों होनी चाहिए? उसके बाद में हमको 1947 के बाद हमें अयोध्या, काशी और मथुरा संपूर्ण रूप से क्यों नहीं मिलने चाहिए थे? तो इसका एक गुस्सा है। अच्छा, उसके बाद में भी आप देखिए कि कोई भी मुस्लिम नेता ने ये कभी कबूल नहीं किया कि हमारे पूर्वजों ने हिंदुओं पे अत्याचार किया है। ऐसा कोई ने कबूल किया है? कोई नहीं किया, समझा? तो ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं को एक वर्ग का गुस्सा, जरूरत से ज़्यादा गुस्सा होना एक उसको मान सकते हैं, मतलब जस्टिफाइड है कुछ हद तक, लेकिन स्ट्रेटेजिकली रॉन्ग है। तो जैसे बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो मुजीबुर रहमान ने कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष देश होगा, हालांकि वो हो नहीं सका। पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो शुरुआत में लगा कि वो धर्मनिरपेक्ष होगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। लेकिन भारत की जो धर्मनिरपेक्ष नीति है, जो तब से लेके अभी तक भी चली हुई आ रही है, उसमें कभी ये नहीं कहा गया कि ये हिंदू बहुल देश तो है, लेकिन हिंदू बहुल राष्ट्र की अवधारणा यहाँ पर कभी वो कॉइन नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि इसमें ये नहीं होनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी? नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। बिल्कुल स्पष्ट है एकदम। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी और मुसलमान समाज को एक बात समझनी पड़ेगी कि हिंदू राष्ट्र इज ए सर्वसमावेशी कंसेप्ट, इंक्लूसिव कंसेप्ट। हिंदू राष्ट्र जो है अपने आप में वो एक सर्वसमावेशी कंसेप्ट है। उसका मुस्लिम राष्ट्र से कंपैरिजन नहीं है। मुस्लिम राष्ट्र का होना मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, समझे आप? उससे विपरीत परिस्थिति भारत में है। हाँ, कुछ किस्से से हुए हैं जहाँ मुसलमान पे एक आध दो जगह जाती हुई हो, लेकिन वो बहुत कम है। और मुसलमान भी जाति हिंदुओं पे कर ही रहे हैं भारत के अंदर, समझा? तो हिंदू राष्ट्र भारत को होना चाहिए था। और ये तो मैं मुसलमान समाज को कई बार बोलता हूँ खुद भी कि भाई हिंदू राष्ट्र जो है वो इंक्लूसिव कंसेप्ट है, एक्सक्लूसिव कंसेप्ट नहीं है। उसका समझ उदाहरण ये है कि हिंदू राष्ट्र के जो दृष्टा हैं वो है वीर सावरकर। वीर सावरकर के हिंदू मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्र भारत में सभी धर्म और सभी जातियों को समान अधिकार होगा। एक कदम और आगे जाते हैं और कहते हैं कि अगर क्रिश्चियन और मुसलमानों की पूजा अर्चना में कोई बाधा डालता है तो जो सरकार है वो हस्तक्षेप करेगी और इंश्योर करेगी कि वो अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से कर पाएं। लेकिन हिंदू राष्ट्र के अंदर है ना, स्वतंत्र भारत में इंडिपेंडेंट इंडिया विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज्म। और वही 60 साल की हमारी कहानी है, पहले 60 साल की। सर, जब हम समावेशी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सावरकर ने कहा कि सारे लोग ही साथ में रहेंगे और अगर किसी की पूजा अर्चना में व्यवधान हो रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये उनका विचार था कि इस तरह एक राष्ट्र की अवधारणा होनी चाहिए। फिर हम उसको हिंदू राष्ट्र क्यों बोलेंगे? जैसे अब कई लोग इस पर भी सवाल उठा सकते हैं ना कि फिर आप उसको हिंदू राष्ट्र क्यों कह रहे हो? हिंदू की हिंदू एथोस है ये। हिंदू धर्म कोई धर्म के विरुद्ध की बात नहीं करता। हिंदू एथोस है ना ये। 5000 साल से हिंदू राष्ट्र है भाई, समझा? और हमारा जो धर्म है वो कोई को देखिए, वीर सावरकर की जो किताब है हिंदुत्व, है ना, जो हिंदुत्व मूवमेंट की एक गाइड है, समझो आप, उसका एक आधार है। उसके लास्ट पेज पे सावरकर क्या लिखते हैं? सावरकर ये लिखते हैं कि वो दिन आएगा जब हिंदू पूरे विश्व को टर्म्स डिक्टेट कर पाएंगे।
उस दिन उनका टर्म्स डिक्टेट करने का तरीका क्या होगा। उन्होंने कहा है कि वो जो गौतम बुद्ध ने कहा है या गीता में लिखा गया है उससे अलग नहीं होगा। तो उनकी अवधारणा जो भारत की ये है, उसका बेस भी वसुधैव कुटुंबकम भी है, समझे आप। उस किताब में उन्होंने अकबर और क्या नाम दारा शिकोह को भी अच्छी तरह बहुत पॉजिटिवली प्रोजेक्ट किया हुआ है। दारा शिकोह तो सर खैर सूफिज्म की तरफ भी मुड़ गए थे, तो वो तो एक सॉफ्ट, मतलब इस्लाम के सॉफ्ट रास्ते पे चले गए थे। ये उसका मेन राइटर तो उसका अकबर है ना। जो वो प्रथा किसने शुरू की सॉफ्ट इस्लाम की, वो तो अकबर ने की। हाँ, अकबर के बारे में भी आपने लिखा है। सर आपने हिंदुत्व की बात करी कि उनकी किताब थी हिंदुत्व। आपने सावरकर के बहुत सारे विचारों को भी इस किताब में लिखा है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर या यहाँ वहाँ जिस तरह सावरकर को परिभाषित किया जाता है, इस किताब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो लोगों को नहीं पता है। लेकिन हिंदुत्व एक टर्म उनके साथ जुड़ गया है, और हिंदुत्व इस टर्म को बहुत सारे लोग नेगेटिव मानते हैं और उसको विकृत कर दिया है। ऐसा क्यों है? चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे हो। गांधी हो। जी की जो हत्या हुई, हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, उसका लाभ उठा के जो एंटी हिंदूस थे या जो जिनमें हिंदुत्व की एक प्राइड नहीं थी, उन्होंने सब एंटी प्रो मुस्लिम पॉलिसीज थोप मारी देश के ऊपर। जदुनाथ सरकार और रोमेश चंद्र मजूमदार ऐसे दो बहुत बड़े इतिहासकार थे जो निष्पक्ष थे, है ना। मुस्लिम अत्याचार जो हुए मध्यकाल के अंदर भारत में, खासकर सल्तनत पीरियड में, कुतुबुद्दीन ऐबक, लोधी, तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इनके द्वारा उनको वो खुल के लिखते थे, समझे आप। तो उनको दरकिनार कर दिया गया। और रोमेश चंद्र मजूमदार का जो मटेरियल तो हमारे सामने इसलिए आता है कि उनको के.एम. मुंशी जगताप बिल्कुल गांधी जी से अलग हो चुके थे। राष्ट्रवाद पे एक बिनशर्ती राष्ट्रवाद के रास्ते पे चल पड़े थे वो। उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की और उसमें एक सीरीज शुरू की, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। इसके 11 वॉल्यूम्स हैं। उस 11 वॉल्यूम्स के जो एडिटर हैं वो हैं रोमेश चंद्र मजूमदार। सावरकर का हिंदुत्व, ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन के थ्रू भी ये किया गया ना पूरा, मैनिपुलेट किया गया। हाँ बिल्कुल 100%। आप देखो पहले चार एजुकेशन मिनिस्टर तो मुसलमान ही थे। बाद में नूरुल हसन आ गए जिन्होंने जेएनयू स्थापना की। उन्होंने समन्वय किया कम्युनिज्म का और पैन इस्लामिज्म का भारत में। तो ये सारी बातें सर अभी तक बताई क्यों नहीं गई लोगों को, या उस तरीके से लोगों तक क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि वो जब सावरकर की बात कर रहे हैं तो वो सावरकर की जब भी बात होती है वो माफीनामा की बात करने लगते हैं। देखो ऐसा है कि संघ परिवार ने भी सावरकर को डिफेंड करने का जो काम किया है वो संपूर्ण रूप से नहीं किया है। रिसर्च होनी चाहिए जो हमने की, जो भी उन पे आक्षेप हुए वो सभी आक्षेप सबको हमने तराशा, और 2 आक्षेप अगर सही थे तो हमने सही भी कहा उसको। लेकिन जो उनके विरोधी आक्षेप कर रहे हैं वो सभी गलत है ना। देखिए, माफीनामा गांधीज़म को आप छोड़ दीजिए, वो क्रांतिकारियों के आइडियोलॉजी को लीजिए, तो माफीनामा एक चाणक्य नीति का भाग रूप है, समझो आप। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में औरंगजेब को 5 माफी पत्र लिखे थे। 3 के बाद मराठा और मुगलों के बीच में संधि हुई, और तीन संधि तोड़ी है शिवाजी ने खुद ने, क्योंकि उन्होंने एक टारगेट सेट किया था हिंदुई स्वराज का, समझे आप। उनको लगता था कि उसके अंदर बाधा आ रही है, समझे ना, कि भाई मुगल सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, गोलकोंडा सल्तनत तीनों एक हो रहे हैं, तो वो माफ़ी मांग लेते थे, समझे आप। तो सावरकर की माफ़ी पत्र को इस रूप में देखना चाहिए, एक बात। दूसरा कि सावरकर ने खुद ने छुपाया थोड़ी है। सावरकर की किताब है मराठी में, अंडमान के अंधेरे से, उसमें लिखा है कि मैं मेरे सहक्रांतिकारियों को कहता था कि देखो भैया, हम गांधी के फॉलोअर थोड़ी हैं, हमें तो माफ़ी मांग के बाहर आना चाहिए, और हमारी जो लड़ाई है ब्रिटिशरों को उखाड़ के फेंकने की, उसको फिर से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, जो एक अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने 1914 में जेलर को लेटर लिखा, समझे ना।
कि भाई जिनके 5 साल हो चुके हैं तो हमारा जो कायदा या नियम है उसके हिसाब से उनको बाहर रहने की छूट दी जाए, दरिया किनारे उनकी फैमिली उनके साथ रह सकती है, जो 5 साल कठोर सजा बिता चुके हैं, भुगत चुके हैं। लेकिन सावरकर को ये मत देना। सावरकर को एक छूट दी आपने तो सावरकर के जो क्रांतिकारी जो दोस्त थे यूरोप में वो वाहन लेके आएंगे और सावरकर को यहाँ से उठा के ले जाएंगे। सावरकर ने माफीनामा मांगा, लेकिन भगत सिंह ने तो नहीं मांगा। भगत सिंह की स्ट्रेटेजी अलग होगी, भगत सिंह की स्ट्रेटेजी अलग थी। तो भगत सिंह, या आप ये सोचो ना कि भगत सिंह जब उनको फांसी हुई तो उनका जो सेल था उसमें से कौन सी किताबें निकली? उसमें एक किताब सावरकर की किताब थी 1857 के ऊपर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अरे भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु तो सावरकर जी को मिलने गए थे वहाँ रत्नागिरी में, जब नजर कैद में थे सावरकर जी 1924 से लेके 37 तक। तो 27 के आसपास ही तीनों मिलने गए थे उनको। इसका रेफरेंस है धनंजय कीर की किताब में। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर सावरकर ने वो माफीनामा नहीं लिखा होता तो आज के लोग जिस तरह से उन पर आक्षेप लगाते हैं और याद करते हैं वैसा नहीं करते? वो मैं तो उसको चाणक्य नीति के रूप में मानता हूँ। मुझे थोड़ी भी गलती लगती नहीं है उसमें। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जो 13 साल वहाँ रहे, कहाँ, रत्नागिरी में, वहाँ पे भी क्रांतिकारी को मिलते थे। इसका भी रिकॉर्ड आ गया है पूरा। कई क्रांतिकारी इनको मिल के आए वहाँ पे। और एक बार वो जब वहाँ पे प्लेग हो गया और उनको नासिक लाया गया रहने के लिए, और नासिक में कोई 2 क्रांतिकारी मिले थे, उनको कलेक्टर को मालूम था, कलेक्टर ने उनको जेल में डाल दिया था 15 दिन के लिए। 15 दिन जेल में थे सावरकर जी। आपको लगा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने भी उनकी बड़ी उपेक्षा करी? नहीं, कांग्रेस तो जवाहरलाल नेहरू ने तो उनका करियर ही खत्म कर दिया ना, गांधी मर्डर में उनको इन्वॉल्व करके गलत तरीके से। सब पूरा कैबिनेट विरुद्ध में था। जो अभी तथ्य हमारे पास आ रहे हैं अब, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल सब विरुद्ध में थे कि सावरकर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। सावरकर का वो अनुयायी था, कौन? गोडसे। और गोडसे ने भी सावरकर के सामने काफी अगेंस्ट में बात की थी कुछ ही महीनों पहले, जब सावरकर ने 2 फ्लैग लगाए अपने घर के ऊपर, एक हिंदू महासभा का भगवा और दूसरा आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का 3 रंग वाला तिरंगा। तो उसका तो विरोध किया उन्होंने, अपने गोडसे ने विरोध किया है उसका कि उनको एक ही लगाना चाहिए, उनको इसको मानना नहीं चाहिए तिरंगे को। समझे आप? हाँ, गोडसे को मिलने गया था लास्ट में, तो उनका डिफरेंसेस थे उनके, पर वार्तालाप बंद नहीं हुआ था। और दूसरा कि 1978 में मनोहर मालगांवकर नाम के बहुत बड़े लेखक हो गए, उन्होंने किताब लिखी द मैन हु किल्ड गांधी। जब वो दिगंबर बड़गे को मिलने गए, जिसके स्टेटमेंट सावरकर को अरेस्ट किया गया था, समझे आप? तो 30 साल बाद बड़गे ने कहा कि मैं तो सरकार के प्रेशर में आके मैंने कहा था भाई। तो सावरकर गांधी मर्डर में उनको फंसाया गया था, इसके पूरे सबूत है पूरे के पूरे। ऐसा है कि सावरकर जो हैं वो इंटेलेक्चुअल हिंदुत्व के फादर हैं, समझे आप? और इतनी उनकी दृष्टि थी, जहां भारत में जितने भी आपत्तियां राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, सबकी भविष्यवाणी उन्होंने पहले कर दी थी। वो पाकिस्तान हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो चाइना हो, वो असम हो, समझे ना आप? तो इनको ऐसा लगता है जो ये जो पैन इस्लामिस्ट होते हैं और जो कम्युनिस्ट होते हैं, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बड़ा ऊंचा होता है। ये एक तरीके से रणनीतिकार होते हैं। और ये सोचते कैसी, इस्लामवादी जो सोचते हैं वो सोचते हैं 500 साल का, 200 साल का। हम हिंदू 50 साल का नहीं सोच पाते। मोदी जी ने दृष्टि दी है अब अपने को कि 25 साल का तो सोचो कम से कम, या 100 साल का तो सोचो, समझे आप? तो उनको ये लगता है कि अगर सावरकर का जो राष्ट्रवाद है वो अगर हमारी जो नई पीढ़ी में फैल गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि इनका पूरा जो पोषण है वो विभाजित भारत पे है। जो पार्टियां हैं कांग्रेस जैसे, इनका तो पूरा पोषण विभाजित भारत पे है, समझो आप, समझे आप? कम्युनिज्म का भी पोषण विभाजित भारत पे है। तो इनको लगता है कि अगर सावरकर का राष्ट्रवाद अगर फैल गया
तो वो तो फिर हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा, हमें छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। इसके लिए सावरकर को अटैक करते हैं। तो उनके लिए वो इजी टारगेट लगते हैं, इजी नहीं, उनको नहीं, उनको ऊपर नहीं उठने देने का। क्योंकि उनको अगर उठने दिया तो सैलाब आ जाएगा हमारे अगेंस्ट में। इससे वो पूरे दक्षिण पंथ कम्युनिटी को, पूरे सबको अटैक कर सकते हैं ना सावरकर के जरिए। हाँ बिल्कुल, वो भी उनका स्ट्रेटेजी पूरी, सावरकर को अटैक करे। सावरकर भाई सभी आक्षेप उनके गलत हैं। आप जो भी आक्षेप पूछो मुझे, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका। सर ये जो दक्षिण पंथ, सावरकर ने एक ही मेन गलती की, गौ माता के बारे में जो उन्होंने कहा कि भाई गाय जो है उसको हमको रिलीजियस एंगल से नहीं देखना चाहिए, हमको उसको साइंटिफिक एंगल से देखना चाहिए। वो उनकी गलती थी। आपको गाय हमारे लिए आस्था का सवाल है। हाँ, लेकिन इसमें उनका साइंटिफिक अप्रोच भी तो सामने आता है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो। आता है, लेकिन मैं मानता हूं कि उनकी गलती थी। बाकी सावरकर की कोई गलती नहीं है। सर ये जो हिंदुत्व का टर्म सावरकर ने दिया, जबकि उन्होंने तो टू नेशन थ्योरी नहीं दी, लेकिन अल्लामा इकबाल ने टू नेशन थ्योरी दी। फिर भी अल्लामा इकबाल को उस तरह से ना ही पाकिस्तान में याद किया जाता है और ना ही भारत में उनको उस दृष्टि से देखा जाता है जिस दृष्टि से व्यापक तौर पर सावरकर को देखा जा रहा है। वो तो पूरा सेट किया हुआ ना कम्युनिस्टों इन लोगों ने। सर इंटेलेक्ट लेवल की बात कर रहे हैं तो वाम और दक्षिण भी, ये टर्म्स भी इस पॉडकास्ट में आए। मैंने कहीं पर एक पढ़ा था, किसी ने पोस्ट किया था कि जो दक्षिणपंथी व्यक्ति है वो बड़ा भावुक होता है, इमोशन ड्रिवन होता है, लेकिन वामपंथी, आपने अभी खुद भी ये बात बोली है कि बहुत पढ़ते लिखते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल बड़ा हाई होता है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है, ये दक्षिणपंथी उस इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम क्यों नहीं करते तब? नहीं, सावरकर को इन्होंने अपनाया नहीं ना पूर्ण रूप से, एक ही कारण है उसका। इन्होंने वीर सावरकर को पूर्ण रूप से अपनाया नहीं, क्योंकि वीर सावरकर का नाम आ गया गांधी मर्डर में। इन्होंने गांधी जी को अपना लिया था उनकी कुछ अच्छी पॉलिसीज के कारण। भाई गांधी जी का नाम प्रातः स्मरण में 1960 के दशक में एंटर हुआ है, उसके पहले थोड़ी था। ये जो स्वयं सेवक जो है आज का, जो सुबह प्रार्थना करता है प्रातः स्मरण, उसके अंदर देश के महान व्यक्ति, देश की नदियाँ, देश के बड़े बड़े पहाड़, उनको उनकी सबकी वंदना करता है, पर्वत, शहर। हाँ समझे ना। तो उसमें गांधी जी का नाम डाला गया 60 के दशक में। और मेरे पास जो पुराने लोगों के साथ मैं बैठता था आरएसएस के, उसमें बताते हैं कि एक दो व्यक्तियों ने उसको क्वेश्चन भी किया। तो उनको ये कहा गया, देखिए रणनीति के भागरूप समय समय पे हमें कुछ करना पड़ता है। और गांधी जी की जो ग्राम विकास की जो उनकी जो अवधारणा थी, है ना, स्वच्छ भारत है, फिर आज का सीएसआर मॉडल जो है, सीएसआर मॉडल जो है वो भी उनके ट्रस्टीशिप के उस पर आधारित है। सब में बड़ा इंक्लूसिव रिफॉर्म, घर्षण करे बिगर दलितों को लाना मेन स्ट्रीम के अंदर, तो बड़े बड़े काम थे। हाँ, गांधी जी का एक ही प्रॉब्लम है कि गांधी जी की दो विचार, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, जो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे, और दूसरा संपूर्ण अहिंसा। ये दो कारण, दो जो उनके विचार, उसके वजह से ही पार्टीशन हुआ ना। अच्छा, गांधी जी की संपूर्ण, मतलब जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति है उसके मेन नेहरू नहीं है, गांधी है। गांधी है। गांधी के बाद में नेहरू आते हैं। बिल्कुल, इसके लिए मैं कहता हूं कि गांधी जी पे एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। देखिए, बिन शर्ती राष्ट्र का मतलब क्या है, ये पुस्तक क्या है? पुस्तक ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति वो देश से बड़ा नहीं है। इसके लिए मैंने इसमें पहले सावरकर को क्रिटिसाइज किया है, गाय वाली बात को लेके, और फिर गांधी पे आया हूं मैं, समझे आप? तो हमें अगर बिन शर्ती राष्ट्रवाद हम मानते हैं तो हमें सत्य को स्वीकारना होगा देश के लिए। नेताजी बोस है, ठीक है, महान नेता, ठीक है ना, लेकिन जिस कमिटी ने मुसलमानों को मुसलमान की डिमांड पे वंदे मातरम को सीमित किया 2 स्टांजा तक, है ना, मुसलमानों को उनके विरोध को शांत करने के लिए, वो कमेटी जो थी उसके अंदर नेहरू जी थे और नेताजी भी थे उसमें। ये तो आपको स्वीकारना होगा ना, समझो आप। आपको लगता है कि राष्ट्रगीत राष्ट्रगान बनने वाला था, लेकिन उसके साथ भी एक कॉन्स्पिरेसी हुई?
मतलब वंदे मातरम पहले राष्ट्रगान हो सकता था। नहीं, कॉन्स्पिरेसी तो हुई नहीं, मुसलमानों की कॉन्स्पिरेसी थी। उसके अंदर तो बड़ा खतरनाक हुआ, उसमें कांग्रेस के मुसलमान और मुस्लिम लीग एक हो गए उसके अंदर। लेकिन पहले उसमें जो डिमांड मुस्लिम लीग की थी। लेकिन वो उन लोगों का तर्क ये है, वो ये जो तर्क देते हैं उसके हिसाब से वो कहते हैं कि इसमें राष्ट्र की वंदना से ज्यादा देवी देश पहले देवता है या धर्म पहले है, मुसलमानों को चुनना पड़ेगा, मुसलमान समाज को चुनना पड़ेगा। इसके लिए इसमें चैप्टर है कि हिंदू मुस्लिम एकता कैसे आ सकती है, मुस्लिम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें लिखा है कि अगर आपका हीरो अलाउद्दीन खिलजी है, औरंगजेब है, लोधी है, तो फिर आप देश को वफादार नहीं रह सकते। आपको ब्रिगेडियर उस्मान, महावीर चक्र, हवालदार हमीद परमवीर चक्र, इब्राहिम खान गारदी, मराठों का एक सेनापति जो मराठों को वफादार रहा तीसरी पानीपत की लड़ाई में, इनको आपको हीरो के रूप में स्वीकारना पड़ेगा। सर लेकिन वहाँ वो उनका तर्क है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म में किसी और देवी देवता की पूजा अलाउड नहीं है। लेकिन अगर वंदे मातरम में आ रहा है कि त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी, तो वहाँ आप दुर्गा के रूप में पूजा कर रहे नहीं, हो। तो चुनना पड़ेगा उनको, तो फिर पाकिस्तान जाए वो चॉइस थी, पाकिस्तान गए नहीं वो। 1945 का वोटिंग क्या है, 1945 का इलेक्शन और वोटिंग की पैटर्न क्या है? 20% मुसलमानों ने वोटिंग किया टोटल, और 25% हिंदुओं ने किया। 20% में से 87% ने वोटिंग किया मुस्लिम लीग के फेवर में। मतलब जिन 20% ने वोटिंग किया उसमें से 87% मुसलमान पाकिस्तान चाहते थे। अब ये नहीं कहूँगा कि 100% वोटिंग करते, 100%, हाँ, तो भी वो 87% रहता, वो कम हो जाता। लेकिन मेजॉरिटी मुसलमान चाहते थे पाकिस्तान, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया इसके अंदर। तो वो तो फिर यहाँ अगर रह गए तो उनको गाना ही पड़ेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। यार इससे हटके सर दूसरी बात करते हैं कि गांधीवाद की आपने संपूर्ण अहिंसा की बात की। गांधी जी कह रहे हैं संपूर्ण अहिंसा, और सावरकर की संपूर्ण अहिंसा गांधी जी की संपूर्ण अहिंसा से कैसे अलग है? नहीं, वो तो सिंपल है ना एकदम। गांधी जी की संपूर्ण अहिंसा तो समझाया मैंने आपको, कि कोई मार खाए तो आप मार खाते जाओ, प्रतिकार मत करो। ऐसा तो मानव जाति के पहले व्यक्ति है ना, गांधी जी पहले व्यक्ति है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने भी नहीं कहा है कभी कि भाई कोई मारे तो आप प्रतिकार मत करो। सावरकर ये कहते थे कि अगर जो सावरकर टीट फॉर टैट वाले थे, सावरकर ये कहते थे कि आपसे जो व्यवहार करे उससे आप वो व्यवहार करो। इस किताब में सर आपने लिखा है कि 1960 में संघ ने गांधीवाद को अपना लिया, लेकिन अभी भी संघ और गांधीवाद को, गांधी जी को हमेशा विपरीत रखा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। संघ ने गांधी जी की जो पॉजिटिव पॉलिसीज को अपनाया, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो आपको उनके आर्थिक विचार, ग्राम विकास, उसको अपनाया। लेकिन जब ये आरोप लगता है, बाकी को नहीं उन्होंने अपनाया। हाँ, सावरकर को नहीं अपनाया। नहीं, सावरकर को संपूर्ण रूप से उनको ये नहीं किया ना, गांधी मर्डर में नाम था इसलिए। जब सर आप अपनी किताबों में इतनी बात लिख सकते हैं कि उनका माफीनामा एक चाणक्य नीति के तहत था, तब यही बात जब संघ उनके अनेक विचारों को अपना सकता है, जब भाजपा सरकार में उनको सम्मान दिया जा सकता है, तब इस तरह की बातें, इस तरह जो भी नैरेटिव सेट होता है उसके अगेंस्ट में जाके जो सच है उसके साथ क्यों नहीं आगे आते? मैं तो मानता ही हूँ कि ये तरीका ठीक नहीं है। मैं तो मानता ही हूँ। वीर सावरकर के इंटेलेक्चुअल हिंदुत्व को न अपना के, हाँ, कोई भी कारण रहे हो, संघ ने अपना नुकसान किया है, देश ने अपना नुकसान किया है। वो तो क्या है, बिल्कुल एक वो है ना, वो है आर पार आपको दिखा, राडार है एक, वो दिखाता है आपको दूर तक, समझे आप? वीर सावरकर एक राडार है, राष्ट्रीय सुरक्षा के राडार है। इसलिए हमने कहा है कि वीर सावरकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह है। तो उनकी बात नहीं मानने से बहुत सारी जगहों पर हम कूटनीतिक तौर पर विफल हुए हैं, एक देश के तौर पे। नहीं, अब देखिए संपूर्ण रूप से, जैसा कि आपने किताब में लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट, मैं कहूंगा आपसे, हाँ, देखिए 11 साल के अंदर तो कूटनीति और मिलिट्री पॉलिसी, उसके अंदर तो सावरकर का पूरा ये लोग फॉलो कर ही रहे हैं। बीजेपी वाले प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। आज जो कूटनीति है तो बिल्कुल सावरकर वाली है। अरे हमारी जो किताब है 2021 की, वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, उसका तो इंट्रोडक्शन का शीर्षक ही है सावरकर युग का उदय।
उस टाइम पे 370 हट चुका था, फिर उस टाइम पे राम मंदिर के द्वार खुल चुके थे। तो हमने कहा है कि सावरकर युग का उदय है, ऐसा कहा है हमने इंट्रोडक्शन को, मेरे सहलेखक जो हैं चिरयू पंडित। अच्छा सर, आपने ऐसे अम्बेडकर के बारे में भी लिखा है, तो जो दक्षिणपंथी हैं वो अम्बेडकर वादियों को पूरी तरह से क्यों नहीं अपनाते? जैसे अगर हम एक्स खोलेंगे, सोशल मीडिया खोलेंगे, तो वहां पर वो अम्बेडकर वादियों को बिल्कुल अलग मानते हैं कि नहीं, अलग ही लोग हैं। तो अम्बेडकर के अंदर दो हो गए ना, एक अम्बेडकर में एक तो हिंदू विरोधी है अम्बेडकर, हाँ, उसमें भी ये जो नैरेटिव वॉर के अंदर पूरा सेटिंग हो गया ना, पूरा समझो आप। बाकी अम्बेडकर खुद के विचार तो बिल्कुल अलग है। अम्बेडकर ने जो मुसलमानों के बारे में शब्द यूज किए हैं, वो तो सावरकर और आरएसएस ने, गुरुजी ने भी नहीं किए। जैसे वो तो बोलते हैं कि कोई मुसलमान भारत को वफादार रह नहीं सकता, जिससे मैं खुद भी सहमत नहीं हूं जिससे। अम्बेडकर ने ये कहा है कि कोई भी मुसलमान भारत को वफादार नहीं रह सकता, क्योंकि उनका धर्म ऐसा सिखाता है, जो प्रैक्टिकली सही नहीं है, पार्शियली सही हो सकता है। समझे आप? तो ऐसा तो कभी सावरकर ने भी ऐसा नहीं कहा एकदम, समझा। लेकिन सर लोग दूसरा कि 370 को लेके जब शेख अब्दुल्ला उनके पास गए, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है बलराज मधोक जी ने अपनी पुस्तक में, जनसंघ के भूतपूर्व अध्यक्ष है ना। उन्होंने कहा है कि जब शेख अब्दुल्ला गए कि भाई 370 की हमारी मांगे आप सपोर्ट करिए, जब लॉ मिनिस्टर थे अम्बेडकर ने क्या जवाब दिया? अम्बेडकर ने ये कहा, देखिए हम आपको सब्सिडाइज राशन दें कश्मीर को, हम आपकी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें, हैं, कई राहतें आपको दें, और आप फिर ये कहो कि हम वहाँ आ नहीं सकते, ऐसी दगाबाजी मेरी मातृभूमि के साथ मैं नहीं कर सकता। सावरकर ये जवाब दिया है अम्बेडकर ने, बराबर है। दूसरा, जब गांव तक इलेक्शन की बात हुई, पंचायत इलेक्शन की, तो दो जनों ने उसका विरोध किया था, एक थे अम्बेडकर और दूसरे थे गुरुजी, आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक। गुरुजी ने भी उसका विरोध किया कि आप इलेक्शन को गांव तक के लेवल तक ले जाओगे तो फिर समझ बढ़ जाएगा। संघ की, आपने जब संघ की हम बात कर रहे हैं, संघ की तारीफ अंबेडकर जी ने भी करी है, बाबा साहब ने भी करी है, और गांधी जी ने भी कहा वहाँ की कि यहाँ कोई जाति व्यवस्था मानी नहीं जाती, यहाँ सब लोग बराबर हैं। संघ फिर भी लोगों के मन में अपनी उस तरीके की छवि नहीं बना पाया, आपको ऐसा लगता है? वो अब भी उस पर एक कट्टरपंथ का संघ तो कहाँ कट्टर, संघ तो नेशन फर्स्ट है। हाँ, अगर कोई नेशन फर्स्ट है, आज मेरी जो अवधारणा है नेशन फर्स्ट की, उसके करीब है तो वो संघ ही है। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि आपने तो झंडा तक सैफरन रखा हुआ है और तिरंगा नहीं लगाया हुआ। नहीं, वो अपना काम करते हैं। जो लोग विभाजित भारत पे जिनका पोषण है वो अपना काम कर रहे हैं, संघ अपना काम कर रहा है। पर संघ के सबसे बड़ा योगदान ये है कि उसका जो आइडियोलॉजिकल पूरा जो व्यू है गुरुजी का, वो किसके अधिक करीब है, गांधी के या सावरकर के? अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मूल्यों की बात करें तो गांधी और सावरकर एक ही माने जाएंगे। मूल्यों की, पब्लिक वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, कोई डिफरेंस नहीं है, समझे आप? अगर आप पब्लिक वैल्यूज की बात करें, मैं पब्लिक वैल्यूज के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं, है ना। ये सावरकर ने ये कहा था कि भाई अपोजिशन पार्टी है, विरोध पक्ष ये नाम ही निकाल देना चाहिए, हमको ये कहना चाहिए माइनॉरिटी पक्ष। विरोध पक्ष हम जब टर्म यूज करते हैं तो उससे एक दुश्मनी का भाव आता है। तो जो पार्टी पावर में नहीं आती उसको माइनॉरिटी पक्ष कहना चाहिए, लघुमती पक्ष, समझे आप? और जहां तक गांधी जी की पब्लिक सर्विस का सवाल है, वो तो वेल नोन है एकदम। तो ऐसे देखना नहीं चाहिए इसको हमें। वैल्यूज के सवाल है तो सब एक ही है वैल्यूज के अंदर। आपने लिखा कि गांधी जी पब्लिक वैल्यूज, हाँ जी, तो कहाँ डिफरेंस फिर पैदा होता है? आपने लिखा डिफरेंस नेशनल सिक्योरिटी को लेके है ना। हाँ, आपने गांधी जी को यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया अपनी किताब में कई जगह पर। भारत की आत्मा एक आध्यात्मिक आत्मा भी है, जहाँ से शायद दक्षिण पंथ और ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि वो लोग भावुक अधिक हैं, इमोशन ड्रिवन है,
और फिर आध्यात्मिक चेतना है। आपको लगता है कि महात्मा गांधी उसी आध्यात्मिक चेतना की बात करते थे, चाहे वो सत्य के साथ मेरे प्रयोग की बात कर रहे मैं हैं? नहीं मानता ऐसा। उनके उनपे एक शब्द क्या यूज करूं मैं, एक आइडियोलॉजिकल बैंड था उनका अच्छा, लेकिन वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कैसे कह सकते हो आप? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो मुसलमान तो कहते ही नहीं कभी ईश्वर और अल्लाह एक ही है। मुसलमान तो ये कहता है कि भाई देयर कैन नॉट बी ए पार्टनर। धर्म की बात कर रहा हूं, सब मुसलमान उसको फॉलो नहीं कर रहे, अलग बात है, समझे ना, कि देयर कैन नॉट बी ए पार्टनर टू अल्लाह। जब हम ये कहते हैं कि भाई 10 रास्ते हो सकते हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए, समझा? तो वो तो अच्छा, गांधी जी ने, आपको मालूम है उनकी किताब है माय रिलीजन, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है मालूम है आपको? उन्होंने ये कहा है कि आखिर युधिष्ठिर का जो विजय था वो शून्य विजय था। हाँ, ये आपने लिखा है किताब में। हाँ, क्योंकि वो कई लोग मरे। इतने लोग मरे महाभारत में। तो मेरा काउंटर प्रश्न ये है गांधी जी से, हाँ? तो क्या फिर द्रौपदी का जो इन्होंने चीरहरण किया वो सही था, या उसको सहन कर लेना चाहिए था? तो गांधी जी का पूरा सेल्फ पैसिफिस्ट है, समझे ना आप? मतलब गांधी ऐसा मानते कि पूरा पूरा विश्व मेरे जैसा है, ऐसा नहीं होता भाई। आप जब कम्युनिस्टों की बात, जब जो दो धर्म ऐसे हैं जो जिनके कुछ तबके, बड़े तबके जो हैं वो कन्वर्जन में मानते हैं, तो उस टाइम पे आप इस टाइप की आइडिया लेके आते हो तो आप खत्म हो जाओगे बिल्कुल टोटली। तो आप सर जब कम्युनिस्टों की बात करते हैं तो हर देश के अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, हर देश का वामपंथ है, दक्षिणपंथ है। भारत के कम्युनिस्टों के लिए आप क्या कहेंगे, या भारत का जो वामपंथ है उसके लिए पॉलिटिकल नजरिए से ही? नहीं, थोड़ा तो अपना है उन्होंने, जो क्लासिकल कम्युनिज्म के करीब तो नहीं है अभी भी, माओवादियों को छोड़ के थोड़ा तो अपना है, पूर्ण रूप से अपना है। अभी भी विभाजित भारत पे पोषण उनका चल रहा है अभी भी। जब केरला सरकार के स्टेटमेंट देखो, है ना, तो वो अभी भी उनका विभाजित जो सेटिंग किया था नूरुल हसन ने कि हमारा दुश्मन है हिंदुत्व, मुसलमानों का और कम्युनिस्टों का, और समन्वय जो किया उन्होंने, वो अभी भी चल ही रहा है काफी हद तक। अच्छा सर, जो हिंदू है, हिंदू और सावरकर का हिंदुत्व, ये जो टर्म है, ये दोनों अलग अलग है या एक ही है? नहीं, हिंदू और हिंदुत्व तो अलग है ना। हिंदू तो आप जो रिलीजन फॉलो कर रहे हो, है ना, और जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है वो है। वो हिंदुत्व तो उसके तो स्ट्रांग उसके वो है ना, पिलर्स है ना। वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके है। हिंदुत्व के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा भी आ जाती है ना, हिंदू के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं आती, इसमें आ जाती है। मतलब हिंदुत्व राष्ट्र की सीमाओं और सुरक्षा उन सबसे उससे भी रिलेटेड है, उससे भी रिलेटेड है बिल्कुल। हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रवाद, उसको उस सिक्के की जो दूसरी साइड है वो राष्ट्रवाद है। तो इस हिंदुत्व को अपनाने में कई लोगों को क्या परेशानी होती है, आपको क्या लगता है? नहीं, वो इस टाइप का वातावरण खड़ा किया गया गए 60-70 सालों में। अपब्रिंगिंग आपको छोटेपन से अगर जो पढ़ाएंगे आपको, तो क्या होगा फिर? हाँ, वो तो फिर आप चेंज नहीं होगा ना। हाँ, यही सवाल मैंने उस वक्त पूछा था कि कई लोगों को ये पता भी नहीं होता। और इसको लेके मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन में चेंजेस आने चाहिए थे इस सरकार के हाथ तले, वो लेट आए हैं। तुरंत पहले टर्म में आ जाने चाहिए थे। जो सिलेबस चेंजेस की जो बात है, आप देखिए कि यूपीए सरकार ने, मैं तो कहूँगा कितनी बदमाशियाँ की थी कि 7वीं की जो किताब थी, हिस्ट्री का जो पार्ट था 7वीं के अंदर, उसमें महाराणा प्रताप का नाम ही नहीं था और छत्रपति शिवाजी का नाम एक जगह था। पूरी किताब मुगल रूल पे थी। तो पहला काम ये होना चाहिए था इस सरकार का कि पहले दिन से इनको स्टार्ट कर देना चाहिए था और 2-3 साल के अंदर सिलेबस चेंज कर देना चाहिए। अब कर रहे हैं, वैसे एनईपी आई है, अच्छी बात है। हालांकि उसका भी बहुत विरोध हो रहा है, जितने भी सिलेबस चेंज हो रहे हैं। हाँ। कि हम असली हिस्ट्री से दूर जा रहे हैं और हिस्ट्री को आप नहीं, फिर उसमें भी आप एक्सट्रीम नहीं कर सकते ना, आप समझिए। हाँ। अब मुगल का सभी हटा दो आप,
अकबर का ही नाम नहीं रखो, तो वो भी ठीक नहीं है ना। देखिए, आपको देश के अंदर मुसलमान 3 भाग में बटा हुआ है, मोस्ट कट्टरवादी, लेस कट्टरवादी और सहिष्णु। सहिष्णु का भाव छोटा होगा, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कट्टरवादी उससे आपको लड़ना पड़ेगा। पर लेस कट्टरवादी और सहिष्णु, इन दोनों के लिए एक द्वार तो आपको खुला रखना पड़ेगा ना। लेस कट्टरवादी के लिए सहिष्णु तो आपके साथ में ही है, उनके लिए आप द्वार खुला रखना। तो उसके लिए आप जो इतने सारे 20-22 करोड़ मुसलमान हैं देश के अंदर, तो उनके लिए एक मध्यकालीन हीरो भी होने चाहिए ना भाई। आपको इंटीग्रेट करना है नेशन के साथ में उनको, तो अकबर उसका एक फोकल पॉइंट है। अकबर और जैनुल अबिदीन, नाम सुना है आपने? हाँ। जैनुल अबिदीन एक बड़े सुल्तान हो गए कश्मीर के। 1420 से 1470 उन्होंने राज किया था, 50 साल। और उनके पिताजी ने जो पंडितों को मार मार के निकाल दिया था, उनको सबको वापस लेके आए और उन्होंने जो तोड़े हुए मंदिरों को फिर से बनाने की इजाजत दी। वो तो अकबर से भी बड़े थे, जहाँ तक मेरा सवाल है सहिष्णुता में। तो जो मिडीवल के अंदर वैसे भी हीरोज कम है जो हिंदू मुस्लिम एकता को रिप्रेजेंट कर सके। अब जो है उनको भी आप खत्म कर दोगे तो कैसे चलेगा फिर? इंटीग्रेशन का कैसे होगा, बताओ आप मुझे। मैंने आपकी किताब से 2 टर्म लिए हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में आपने प्रयोग किया, और एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो आपने महात्मा गांधी के संदर्भ में प्रयोग किया है। इसमें क्या अंतर है दोनों में? नहीं, एक सिंपल वे में समझाऊं मैं आपको। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म तो बहुत बड़ा इशू है। मैंने इसमें ये कहा इस चैप्टर में कि आरएसएस जो है वो कई सालों से ये प्रयत्न कर रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय जो उनके ओरिजिनल हीरो हैं उनको गांधी जी के माध्यम से कैसे वैलिडेट किया जाए। लेकिन सर, फिर आरएसएस को भी तो महात्मा गांधी के जरिए वैलिडेशन की जरूरत पड़ गई। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, उसका विरोध कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी जी को आप अलग तरीके से उनकी जो अच्छी नीतियां उसके बारे में आप उनकी तारीफ कर सकते हो। तो मैंने ये कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय और गांधी जी में जो समानता थी वो 2 चीज़ों को लेकर थी, एक आर्थिक नीति और एक ग्राम विकास, जो ग्राम स्वराज की जो बात है गांधी जी की, इनको लेके थी। बाकी उसमें 10 ऐसे मैंने एक्शंस दिखाए गांधी जी के जो दीनदयाल उपाध्याय कभी ना करते। तो मैंने ये बताया है कि जो आपके ओरिजिनल आइकॉन हैं उनको गांधी जी के थ्रू वैलिडेट क्यों कर रहे हो? अब गांधी जी को अलग से प्रेस करोगे अच्छे काम के लिए। सर, आपको लगता है गांधी जी को, या तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी में इतनी समानता थी लेकिन इतनी जगह उनका विचार में अंतर था। जो गांधी जी के विचारों को लेके भारत का विभाजन हुआ वो विचार थोड़ी थे दीनदयाल उपाध्याय जी के, समझे आप? हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट एनी कॉस्ट ऐसा थोड़ी मानते थे वो। गांधी जी कहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर भारत में आज़ादी आ ही नहीं सकती। आप सोचो ना कि 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ और 11 में उसको ब्रिटिशर को उनको एक करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मूवमेंट शुरू हुआ जो ब्रिटिशरों को मार डालता था, अफसरों को। एक वायलेंस शुरू हुआ वहाँ पे और वो इकट्ठा हो गए। बस दूसरी बार जब डिवीजन हुआ उसमें इकट्ठा हो ही नहीं पाए क्योंकि गांधी थे। क्योंकि गांधी जी अगर जैसे जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की उस टाइम पे गांधी जी अगर मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियां बंद कर देते तो भारत का विभाजन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो गांधी जी ने एक जो आदमी जो जुआ खेलता है और हार जाता है, बोलता है मैं थोड़ा और खेल लूँ तो शायद पूरा जीत जाऊंगा, ऐसा करते गए ना वो। तो आपको लगता है कि विभाजन में गांधी जी का रोल है? बहुत बड़ा रोल है, उनका ही रोल है सबसे बड़ा। मैं फिर से दोहराऊंगा, भारत के विभाजन के 2 ही कारण हैं। हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, गांधी जी का जो मंत्र था जो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे, उनके मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण। और दूसरा था संपूर्ण अहिंसा। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन शुरू हुआ कलकत्ता में। एक सोचा समझा प्लान था जिन्ना का कि हम हिंदुओं को मारेंगे, है ना, और
ये जो हम हिंसा करेंगे कांग्रेस हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वैसा ही हुआ। 16 अगस्त को शुरू हुआ, 1946 को, 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हो गया। तो गांधी जी इसका एक फैक्टर आप मानते हैं? बिल्कुल। तो जब हम इस टर्म की बात करें नेशनलिज्म की, जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी सर, तो वहाँ पर भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, हम इसको एक ऑब्वियस रीज़न मान सकते हैं कि वो भारत में रह रहा है, इस देश का नागरिक है, तो इस देश की भलाई के बारे में सोचता होगा। उसके विचार अलग अलग हो सकते हैं, उसके हीरो अलग अलग हो सकते हैं। तब आपकी नज़र में जो दक्षिणपंथियों का नेशनलिज्म है और जो वामपंथियों का नेशनलिज्म है, इनमें फ़र्क क्या है? ये दक्षिणपंथी का ब्रॉडली जो नेशनलिज्म सबको इंक्लूड करता है। ठीक है, जो अल्ट्रा राइट है उसको मैं नहीं गिनूंगा इसमें। वो एक छोटा सा तबका है। आरएसएस क्या सोचता है? आरएसएस आपको अल्ट्रा राइट लगता ना है? बिल्कुल नहीं। हाँ। आरएसएस सेंट्रिस्ट, आरएसएस के अंदर सभी धर्मों के लिए जगह है, सभी ऐसे लोग जो भारत को वफादार है उनके लिए जगह है। डॉक्टर मोहन भागवत का जो अभी अप्रोच है उससे मैं लार्जली सहमत हूं। हमको मुसलमान के लिए जगह रखनी पड़ेगी। हमें लड़ना है मुस्लिम कट्टरवादियों से, मुस्लिम समाज से नहीं। ये बात हमको ख्याल रखना पड़ेगा। और वामपंथियों का नेशनलिज्म, वामपंथी का तो पूरा वामपंथी और पैन नेशनलिज्म एक ही हो गया ना। हाँ, तो वो दोनों कहते हैं मर्ज हो गया है कि जब भी कोई भी बात हो, कोई भी तर्क हो, तो सबसे पहले उस तरफ से ये आता है कि आप तो पाकिस्तान चले जाओ, आप पाकिस्तानी हो, आप एंटी नेशनल हो। नहीं, ऐसा तो वो अल्ट्रा राइट वाले बोल रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम वाले जो हैं दक्षिणपंथी, वो कहाँ बोल रहे हैं ऐसा? वो नहीं बोल रहे। मेन स्ट्रीम इज रिप्रेजेंटेड बाय होम? बाय आरएसएस लीडरशिप। तो आरएसएस लीडरशिप इससे सहमत नहीं है। आपको लगता है सर देश में धार्मिक उन्माद लेकिन जो कट्टरवादी हैं उनको तो बोलना ही पड़ेगा चले जाओ पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। पूरे समाज को नहीं बोल सकते आप। हाँ। आपको लगता है लेकिन धार्मिक उन्माद बहुत ज्यादा बढ़ा है बीते सालों में देश में, दोनों ही ओर? तो उन्माद इसके लिए बढ़ा है कि हिंदू जागरूक हो गए 11 साल के अंदर। पर उससे उन्माद क्यों बढ़ा है? मतलब वो अपने हकों की आवाज उठा सकते हैं, लेकिन इतनी सारी जो लिंचिंग की घटनाएं आई हैं, लिंचिंग की घटना इतनी सारी नहीं, कम ही है। ऑन द कॉन्ट्री मुसलमान का वॉयलेंस ज्यादा है हिंदुओं पे, अगर आप उसका सर्वे करते हो तो। बंगाल है, तमिलनाडु है, मुसलमान वॉयलेंस ज्यादा है हिंदुओं पे। रेशियो वाइज तो 100% ज्यादा है, पॉपुलेशन रेशियो कर गिनते हैं हम तो। लिंचिंग की जो घटनाएं हैं उसको भी मैं सपोर्ट नहीं करता, उसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन अगर आप पूरा मूल्यांकन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हिंदुओं पे ज़्यादा हिंसा हुई है, वाइस वर्सा। आपको लगता है जिस मेन स्ट्रीम राइट विंग की आप बात कर रहे हैं वो भी किताबों से बहुत दूर है? क्योंकि वो जब तर्क करते हैं तो भावनात्मक। हाँ, तो मेरी किताब ही ये है कि वी हैव टू कम आउट ऑफ इमोशनल हिंदुत्व। हाँ। वही तो ये किताब है। हाँ। तो सर लेकिन जब आप सावरकर कह रहे हैं इमोशनल हिंदुत्व, आप अगर वंदे मातरम गा रहे हो, हाँ, देश की आप वो कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर वैसे ही सोचना होगा। अगर सभी मुसलमान को इकट्ठा करने का आप काम कर रहे हो तो वो तो खतरे से खाली नहीं है। जब देवबंदी और बरेलवी इकट्ठा हो जाते हैं तो वन साइडेड कन्वर्जन होता है। आप समझो, ये कोई आपको बताएगा नहीं। जबकि बरेलवी सॉफ्ट कंपैरेटिवली सॉफ्ट ही है। उनमें से क्लासिकल टेररिस्ट तो एक भी नहीं आता। पूरे दक्षिण एशिया में बरेलवी में से एक भी क्लासिकल टेररिस्ट आता नहीं है। क्लासिकल टेररिस्ट मतलब कौन? इनोसेंट को मार दे, जाके बॉम्ब फोड़ दे, सुसाइड बॉम्बर, ऐसा कोई आता नहीं उनमें से। ठीक है, कट्टरवाद उनमें भी है लेकिन इस टाइप का नहीं है, समझा? तो आप इनको इकट्ठा जब करते हो तो देवबंदी बरेलवी कभी नहीं बनता। बरेलवी मतलब सूफी, देवबंदी बरेलवी नहीं बनता, बरेलवी सूफी बन जाता है, अब बरेलवी देवबंदी बन जाता है। तो वन साइडेड कन्वर्जन है। मतलब जो कट्टर है वो सॉफ्ट नहीं होगा, लेकिन सॉफ्ट है वो कट्टर हो जाएगा 100%। और दूसरा, इसको आप संख्या देख लो ना, आपकी 1947 में देवबंदियों की संख्या होगी 15%, 10%। आज 40 के ऊपर है, शायद 50 भी हो। कैसे बढ़ी? इसलिए बढ़ी कि कांग्रेस ने उनको बढ़ावा दिया। कांग्रेस जो था वो देवबंदियों का हथियार था इस्लाम फैलाने के लिए। दे आर ब्रेड ऑफ इस्लाम, वहाबिज्म।
और वहाँ ये जो देवबंदी कांग्रेस में क्यों आए ये भी जानने लायक है, देश को जानना चाहिए इस बात को, मैंने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। एक तो था कि दोनों का कॉमन एनिमी था ब्रिटिश, एक ये कारण था। दूसरा कारण था आर्य समाज। आर्य समाज ने रिकन्वर्जन शुरू किया बड़े पैमाने पे, उससे देवबंद वाले घबरा गए। उस टाइम पे जो भारत में मुसलमान थे वो 80% हिंदू जैसे मुसलमान थे, जो रास्ता देख के बैठे थे कि हमको हिंदू अपने धर्म में वापस ले लेंगे, पर हमने कभी लिया नहीं। वो डिवाइडेड रहे बेचारे, कंफ्यूज रहे, समझे ना, रास्ता देखते रहे। तो ये ऐसा मानते थे कि अगर ये जो शुद्धि का मूवमेंट है आर्य समाज का, रिकन्वर्जन का, ये फैल गया तो ये पूरा क्राउड जो है 80% वापस हिंदुइज्म में चले जाएगा और हम यही रह जाएंगे 20%। तो इन्होंने देखा कि कौन इसको रोक सकता है, तो उन्होंने गांधी जी को देखा, क्योंकि गांधी जी का स्लोगन था हिंदू मुस्लिम एकता एट एनी कॉस्ट। और उनके थ्रू स्वामी श्रद्धानंद जो उस टाइम पे नेता थे आर्य समाज के, उनको रुकवाया। तो स्वामी श्रद्धानंद ने रिकन्वर्जन मूवमेंट रोक दिया था ना, 4-5 साल रुका रहा। फिर जब मोपला रिबेलियन हुआ, जहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हुआ खिलाफत के टाइम पे, है ना, उसके बाद में जो उनके सामने कुछ वृत्तांत आए मुसलमानों के, एक वृत्तांत ये आया कि देवबंदी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है दलितों को कन्वर्ट करने की हिंदुइज्म में। तो उन्होंने रिकन्वर्जन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और बड़े जोरों से स्टार्ट किया स्वामी श्रद्धानंद ने। फिर तबलीग जमात के लोगों ने एक आदमी को हायर किया जिसका नाम था रशीद। रशीद असल में था तांगे वाला, अहमदाबाद का, कर्नावती का। उसको कुछ पैसे दिए और उसने स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली में मार दिया, सिर्फ ये कन्वर्जन के कारण। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि मुसलमान को यूनाइट करना ये स्ट्रेटेजिकली और नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बड़ा गलत काम है। देखिए, आर्य समाज वॉज द फर्स्ट मूवमेंट विच चैलेंज द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। देखिए, मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध में महाराणा प्रताप, शिवाजी, हरिहर बुक्का सबने फाइट की, समझे ना। लेकिन कोई ने इस्लाम के विरुद्ध कुछ कहा नहीं। क्यों? किताब पढ़ी नहीं थी कोई ने, क्या लिखा है अंदर। भाई, पहली कुरान जो है वो उर्दू में 1919 में आई है भाई। उसके पहले जो मौलवी कहते थे वही सुनते थे लोग मुसलमान, समझे आप। तो ये आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आर्य समाज है जिसने पहली बार चैलेंज किया इस्लाम को, वो खत्म हो गया। और उसके रिएक्शन में जो तबलीग जमात खड़ा हुआ था वो विश्व का सब में बड़ा वहाबी मूवमेंट है। आप समझे इस बात को। मेरा तो ये है कि जो मुसलमान राष्ट्रभक्ति हैं, भले कम हो, मॉडरेट हैं, उनको साथ में लेके चलो। जो कम मॉडरेट हैं उनको एंगेज करो, उन पर नज़र रखो, उनके लिए मेन स्ट्रीम का द्वार खुला रखो, और जो कट्टरवादी उनसे लड़ो। ये रास्ता हो सकता है। आज कश्मीर के अंदर अगर 10 आदमी मरते हैं आतंकवादियों के द्वारा, उसमें 2 मुसलमान तो होते ही है। वैसे मुसलमानों की जगह कहाँ रखोगे आप। आपने इसमें ये भी लिखा कि हिंदुओं में जाति प्रथा तो क्योंकि हमेशा से रही है, तो आपने ये भी लिखा है इस किताब में कि जाति प्रथा पहले से थी, लेकिन मुगलों ने उसे और ज्यादा बढ़ाया। ये मुगलों ने, मुसलमानों ने। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए, जातीय प्रथा पहले एक डिवीजन ऑफ लेबर था, समझे आप। फिर क्या हो गया कि मुसलमान आक्रांता आए, है ना, तो अपर कास्ट ने उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया, समझा। हाँ। और फिर वो जो अत्याचारी पूरा वो था मुसलमानों का, जो था एक एलिमेंट, वो एक कम पैमाने पे इनमें भी आ गया। तो ये जो कुरिवाज हैं दलितों को लेके, वो तो ज़्यादातर मुस्लिम रूल आने के बाद में ही हुए हैं। उसके पहले कम थे या तो नहीं थे। आपको लगता है हिंदुओं का बहुत सारा नुकसान इस जाति प्रथा ने भी किया है? कुरिवाजों ने किया है, कुरीतियों ने किया है। इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट भी देने पड़ते हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे। बराबर है, वो तो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है,
लेकिन जाति प्रथा तो अपने आप में एक साइंस है ना, जाति प्रथा अपने आप में एक साइंस है। लेकिन उससे सर बहुत सारे लोगों को नुकसान भी तो हुआ। नुकसान इसके लिए कि उसमें छूत आपने ला दिया ना। हाँ, आपने अपने हिंदू भाइयों को आपने वो दिया नहीं ना। वही तो सावरकर का योगदान है बड़ा, जिनको आप मेन स्ट्रीम में लो भाई। हाँ, वो मंदिर में एंट्री नहीं दे रहे हो उनको, तो वो तो गलत काम किया ना हमने। आप सावरकर ये जो इस टाइप की जो चीजें हैं वो एंटर हुई है मुसलमान आक्रमण करके आने के बाद, पहले नहीं थी, ऐसा मेरा मानना है। सावरकर की बात करी तो सावरकर की तारीफ आपने लिखा है कि इंदिरा गांधी ने भी की थी। हाँ, की थी ना, वो तो नोन बात है। हाँ, तो जब कांग्रेस उनको अपनाती है तो वही कांग्रेस इशू किया था ना सावरकर पे। हाँ, और लेकिन वही कांग्रेस उन पर अब आक्रामक भी रहती है, क्योंकि ये कांग्रेस राष्ट्रवाद का बिल्कुल को दरकिनार कर दिया ना इस कांग्रेस ने। आपको लगता है कि कांग्रेस ही राष्ट्रवादी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कहां से है? आप देखो उनके स्टेटमेंट देखो आप, जो काम कर्नाटक में कर रहे हैं वो तो बिल्कुल एंटी हिंदू और एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में एंटी नेशनल टाइप की पार्टी है भाई, क्या बात कर रहे हो आप? ये राजीव गांधी वाली नहीं है। राजीव गांधी वाली जो कांग्रेस थी उससे ये अलग है। ये हिंदुओं से घृणा करने वाली कांग्रेस है, समझे आप? कांग्रेस तो एंटी नेशनल पार्टी है ना आज की तारीख में। आप देखिए कि 140 साल के इतिहास में कांग्रेस के कभी कांग्रेस इतनी मुस्लिम तुष्टिकरण वाली पार्टी नहीं थी जितनी अभी है, पहले से थी, समझो आप। मैं हमेशा कहता हूं कि जो जिन्ना का जो 1940 का जो पाकिस्तान रिजोल्यूशन है उसके दो भाग थे। पहला भाग था कि भाई हमको भारत के मुसलमानों को दूसरा देश चाहिए, और दूसरा उसका भाग था कि जो मुसलमान भारत में रह जाएंगे उनको भारत कैसे ट्रीट करेगा। उसमें उन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मांगा था, स्पेशल ट्रीटमेंट माइनॉरिटी के रूप में। कांग्रेस ने उसी को इंप्लीमेंट किया हुआ है देश के अंदर। लेकिन अभी की जो कांग्रेस है वो तो कई गुना आगे बढ़ चुकी है उसमें। अभी तो कांग्रेस के जो पूरे जो विचार है वो तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है एक तरीके से। हाँ भाई, ये जो लड़ते हैं इलेक्शन यहां से अपने वायनाड से राहुल गांधी, उनके लोग कौन है? उनको जो सपोर्ट करते कौन लोग हैं? सब हर टाइप के लोग हैं उसमें, कट्टरवादी भी बहुत बड़े बड़े। हाँ जी सर, जब लोग इतना पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, वहाँ जब आप इतने ऐसे मुखर होके अपनी बात को रखते हैं और इस तरह के विचार रखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कितनी सारी आलोचना झेलनी पड़ेगी, कितने सारे लोग अपने सवालों के साथ आएंगे, खास तौर पे जब हम सावरकर जैसे एक फिगर को लेके प्रोमिनेंट तरीके से चलते हैं? देखिए, ऐसा मेरा ऐसा मानना है, कोई भी व्यक्ति को बुरा लग जाए, देश को बुरा नहीं लगना चाहिए। देश को बुरा नहीं लगना चाहिए, व्यक्ति को भले बुरा लग जाए। देश कौन है? देश भगवान है, ऊपर से देख रहा है मुझे, मेरे आचरणों को देख रहा है, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। भाई कोई को बुरा लगे, कि सत्य है, सत्य ही रहेगा। आप कितना भी उसको ढोल पिटो, सत्य सत्य रहेगा। और चाणक्य नीति की भी एक हद है। हर एक गलत काम को आप चाणक्य के नाम से जस्टिफाई नहीं कर सकते। चाणक्य नीति जो शब्द है वो राष्ट्रहित का शब्द है। छत्रपति शिवाजी ने उसको खेला, महाप्रताप ने भी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में चाणक्य नीति काफी, उन्होंने भी काफी की। पर चाणक्य नीति राष्ट्रहित करा। आप चाणक्य कोई भी गलत काम को चाणक्य नीति का नाम देके आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। सर, इस पॉलिटिकल जो बातें हैं, इसके इतर आपका बहुत सारा काम ओटीटी और जो टीवी पर जितना अश्लील कमेंट आ रहा है, अश्लील कंटेंट आता है, उनके अगेंस्ट भी है। आपने जैसे कि शुरुआत में बताया कि वो भी राष्ट्रहित के लिए है, वो भी राष्ट्र के लिए ही है वो काम जो हो रहा है। लेकिन अभी हम लाइक्स और व्यूज़ के ज़माने में रहते हैं। हमें पता है कि हमारा किसी भी कंटेंट पर कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, आपने उसको तुरंत थंबनेल चेंज कर दिया, और आपने वो थंबनेल ऐसा लगाया जो थोड़ा सा रिवीलिंग है, और आपको लगा नहीं अब इस पर लोग आएंगे। तो ऐसे टाइम में जहाँ जैसे कि अभी हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे कि 2 ऐप बंद हुए, 10 ऐप और आ गए, तो आप इस टाइम में ऐसे बचेंगे कैसे? नहीं, वो तो पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है मैंने। इच्छा शक्ति चाहिए बस। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ मैं आपको। गए 8 महीने के अंदर 10 से 20 केस ऐसे हैं
जहां बहन ने भाई पे बलात्कार किया हो पॉर्न देखने के बाद। करीबन 10 से 15 केस ऐसे हैं जहां बाप ने बेटी पे किया हो पॉर्न देखने के बाद। और एक केस इतना खतरनाक है कि जिसमें एक बेटे ने शराब पी के वो पॉर्न देख के अपनी माँ पे बलात्कार किया है। अब कितनी ये गंभीर, ये ऑफिशियल केसेस हैं, कितनी गंभीर परिस्थिति इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। जो एंटी रेप एक्टिविस्ट है देश के अंदर, उनसे भी मैं टच में हूँ, वो सभी मेरे से सहमत हैं कि कंटेंट इज द मेन प्रोवोकेशन फॉर रेप्स। अभी ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट की फिगर आई, जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विजयवाड़ा है। फिगर ये आई कि एक साल में वहाँ 220 बलात्कार हुए। मेजोरिटी बलात्कार करने वाले 18 साल के नीचे के लड़के थे, वो सभी पोर्नोग्राफी देख के कर रहे थे। मैं मानता हूं कि जो भी प्रगति देश में आ रही है वो एक साइड और ये चैलेंज एक साइड। मतलब 2047 की हम बात कर रहे हैं, महान देश बनने की, विकसित भारत बनने की, तो हम विकसित भारत महान देश 2037 में ही बन जाएंगे। हम आर्थिक महासत्ता होंगे, हम वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, हम सैनिक महासत्ता होंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? जो परिस्थिति है स्लम्स में खतरनाक है। इतने रेप हो रहे हैं बच्चों के द्वारा, बच्चों पे कर रहे हैं। 15 साल का लड़का 10 साल की लड़की पे कर रहा है, 10 साल का लड़का 5 साल की लड़की पे प्रयत्न कर रहा है। खड़ा भारत है। ये समय बड़ा चैलेंज है भारत का, और अगर भारत इस पे विजय नहीं पाता है तो भारत कभी विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। सर, लेकिन जब हम इस सैनिटी की बात कर रहे हैं, हम इस विषय में बात कर रहे हैं, तो आपके भीतर वो समझ है, मेरे भीतर वो समझ है, कुछ और लोगों के भीतर भी वो समझ होगी कि हम ऐसे कंटेंट को कंज्यूम ना करें, इस तरह का। नहीं, मैं तो लॉ की बात कर रहा हूँ। हाँ, समझ की बात ही नहीं। इसमें तो अकेले में अगर कोई 20-25 साल का लड़का लड़की है या 10-12 साल के, वो तो देखने ही वाला है भाई अकेले में। हाँ, वही तो फोन पे आ ही रहा है। वो तो आपको ऊपर से नल बंद करना पड़ेगा। लड़ाई मेरी वो है नल बंद करने की। भाई दुबई के अंदर या मिडिल ईस्ट में हमारे जो आता है उसके मुकाबले सिर्फ 10-15% आता है, 5% आता है। सिंगापुर में भी यही है, हमारे मुकाबले 10-15% ही आता है। तो हमने तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा ली है भाई गए 10 साल में। एक और प्रतिज्ञा भारत ले कि भारत विश्व का पहला विकृत साम्राज्य मुक्त देश बनेगा। क्यों नहीं बन सकता? भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बने। अच्छा, इसके अंदर हमने खूब तहकीकात की है। इसके अंदर हमने देखिए एआई के माध्यम से अगर जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, इंटरनेट कनेक्शन जो प्रोवाइड करती हैं, जियो है, एयरटेल है ना, इनको अगर बाध्य कर दिया जाए कानून बना के कि तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन से एक भी दृश्य अश्लील गया तो हम तुमको शिक्षा करेंगे। और एआई से पॉसिबल है ये। एआई कैन इंश्योर कि एक भी चित्र गंदा नहीं जाए। अच्छा, पोर्नोग्राफी 50 साल पहले थी? नहीं थी ना। अब ये बंद करो क्या होगा? ये तो मेंटल बीमारी है बहुत बड़ी भाई। जिसमें स्त्री और बच्चे बच नहीं पा रहे हैं, उन पे ये इस टाइप के अत्याचार हो रहे हैं, वो तो देश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो तो बड़े समय बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सर वो हम एआई सेमीकंडक्टर में पड़े हुए हैं, लेकिन ये इसका तो करना ही पड़ेगा भाई। तो वो लूप होल किधर है? जहाँ 2 ऐप्स बंद हुए तो वहाँ 10 ऐप्स आ गए। मैंने बताया इंटरनेट पर, आपको बताया थी मैंने अभी। यही लगा दो आप भाई, सब इंटरनेट कनेक्शन से आता है। ये नहीं आ पाएगा। दूसरा एक कानून बनाइए आप, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है, जिसमें 3 साल की सजा है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इनटू ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट, उसमें 10 साल की सजा कर दीजिए। 3 साल तक बेल मत दीजिए। कोई मुझे कहा कि 3 साल तक बेल नहीं, ये तो आतंकवादियों के लिए प्रावधान है। मैंने कहा ये सांस्कृतिक आतंकवादी है। जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, मोहम्मद तुगलक ने नहीं किया, उससे ज़्यादा नुकसान ये लोग कर रहे हैं। आपके संस्कृति 10-15 साल के अंदर निपटा देंगे पूरी, समझा? और इसमें बॉलीवुड का भी मेन रोल है। तो एकता कपूर कौन है? लेकिन वहां तो सर सेंसर बोर्ड भी बैठा हुआ है, जबकि नहीं, वहां सेंसर बोर्ड भी काम बराबर कर रहा है। तो 2 चीज होनी चाहिए। एक, इंटरनेट कंपनीज को बाध्य किया जाए कि ये के माध्यम से आप रोकिए, संपूर्ण रूप से रोकिए, नहीं तो हम आपको जेल में डाल देंगे या तो आप पे एक्शन लेंगे, आपको इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। आप देखिए कि हमसे ज़्यादा तो
अवेयर हैं वो तो वेस्टर्न नेशंस हैं। आज 16 कंट्री में ऐसे लॉज हैं जहां बच्चे पोर्नोग्राफी नहीं देख सकते वेस्ट के, और ऑस्ट्रेलिया ने तो सोशल मीडिया बैन नहीं कर दिया है बच्चों के लिए। अच्छा, उसको देख के अब दूसरे कंट्री भी सोच रहे हैं कि हम भी ये सोशल मीडिया बैन कर दें, तो कितनी गंभीर परिस्थिति होगी। मैं ऐसा मानता हूं एक स्टेप ये हो सकता है, ये हमारी संपूर्ण डिमांड नहीं है, एक स्टेप ये हो सकता है कि आप आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट को इससे जोड़ दो। आप सोशल मीडिया से जो भी आपको पोर्नोग्राफिक साइट वेबसाइट एक्सेस करनी है, आप फिंगरप्रिंट दिखाओगे अपना। 18 साल से नीचे का होगा तो नहीं वो दिखेगा, नहीं खुलेगा ही नहीं। और ऊपर 18 साल के ऊपर का व्यक्ति है तो उसका रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि उसने पोर्नोग्राफी देखी है। मुझे एक एक्सपर्ट ने ये बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिसे वेबसाइट को एक्सेस किया वैसे ही वहाँ से मैसेज आएगा कि यू हैव जस्ट एक्सेस्ड दिस वेबसाइट। इसकी असर कैसी होती है, करना चाहिए। हम अवेयरनेस का भी कैंपेन चलाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, वो इतने प्रभावित हुए हमारे कैंपेन से, उन्होंने कहा कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। मैं उनका खूब शुक्रगुजार हूँ। तो 2 साल पहले हमने हाथ मिलाए, तो हम एक अवार्ड देते हैं, सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार। ये पहले मेरा जो फाउंडेशन है, सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन की तरफ से हम देते थे। उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर ये अवार्ड हम देंगे, आप सिलेक्शन करिए लोगों की, जो लोग लड़ रहे हैं संस्कृति को बचाने के लिए, ऐसे लोगों को आप लाइए, शोध करके उनको हम अवार्ड देंगे। एक वो हम चलाते हैं कार्यक्रम पूजा सरकार के साथ में। दूसरा एक और कार्यक्रम हम चलाते हैं सांस्कृतिक योद्धा। दूसरा कार्यक्रम है हमारा गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व स्पर्धा। इसके अंदर गए साल 15,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था 750 कॉलेज में से, समझा। इस साल हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें, मतलब सरकार और हम मिलकर जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें लगता है इस बार 25 से 30 हज़ार विद्यार्थी भाग लेंगे। तो ये हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी एक सीमा है। सरकार को कुछ कड़े नियम बनाने हाँ, नियम तो बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो भारत ये सोच ले कि भारत खत्म हो जाएगा। मतलब कोई लगेगा हास्यास्पद लगेगा जो मैं कह रहा हूं, लेकिन भारत कल्चरली खत्म होने के कगार पे है। सर, इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी पॉलिटिकल बातें भी कर ली, वाम, दक्षिण, कम्युनिस्ट, महात्मा गांधी से लेकर वीर सावरकर तक, और ऐसे कंटेंट को लेकर भी जो बैन होना चाहिए और जो किस तरह से साइकोलॉजिकल बीमार कर सकता है बच्चों को। आखिर में बस जो हमारे यूजर्स हैं उनको आपको कुछ कहना है, उनके लिए कोई आपका मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की गए 11 साल में, खास करके कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारत ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 गुना या अनेक गुना प्रगति न की हो। ये एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। दुनिया में कम नेता होंगे जो इस टाइप का रिकॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारी चुनौती जो है वो है ये अश्लील कंटेंट जो आ रहा है हमारे फ़ोन पे इंटरनेट के माध्यम से। अगर इससे हम नहीं बचे तो हमारा जो महान देश बनने का सपना है, हमारा जो विश्वगुरु बनने का सपना है, और जो जिसकी भविष्यवाणी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, मेरे गुरु स्वामी प्रणवानंद जी, भारत सेवाश्रम के संस्थापक, ऐसे संतों ने की थी, वो भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारी बातचीत हुई, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि जिस तरह जो अश्लील कंटेंट के खिलाफ खास तौर पर आपकी लड़ाई है, आई होप कि लोग उससे कुछ सीखेंगे, समझेंगे और उस तरफ जाने से बचेंगे। और आध्यात्मिक ऊर्जा जो हमारे भारत की मिट्टी में बसी हुई है उस पर काम करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को कुछ बनाएंगे। खूब खूब धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आप देख रहे थे अमर उजाला काव्य। धन्यवाद।